अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी फ़हमा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली वजअल ली वज़ीरा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 3 बुक, जो अकाउंटिंग की बुक फाइनेंशियल अकाउंटिंग बाय लार्सन, चैप्टर नंबर 3 डेमोंस्ट्रेशन प्रॉब्लम नंबर 1 आज हम डिस्कस करेंगे, जो कि अकाउंटिंग बाय लार्सन की जो बुक है उसका पेज नंबर है 106 पेज नंबर है। आपने क्या करना है, 106 पेज नंबर खोल लेना है और जो वहाँ जो क्वेश्चन लिखा हुआ है डेमोंस्ट्रेशन प्रॉब्लम वो आपने अपने सामने रख लेना है और मैं आपको इसका सलूशन बताता हूँ कि इसको कैसे हमने सॉल्व करना है। तो चलते हैं हम अपने लेक्चर की जानिब। उम्मीद करता हूँ आपने बुक खोली होगी और पेज नंबर 106 पे जो डेमोंस्ट्रेशन प्रॉब्लम दी हुई है उसको ज़रा पढ़ेंगे। अगर ये हमने सबसे पहले हमें एडजस्टिंग एंट्रीज़ के रूल्स आने चाहिए, एडजस्टिंग और जनरल एंट्रीज़ के रूल्स आने चाहिए इसको सॉल्व करने से पहले। अगर वो आपने वीडियो नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आपने वहाँ से जाके फ़र्स्ट पहले वो देखनी है, फिर आपने आके यहाँ पे डेमोंस्ट्रेशन प्रॉब्लम करनी है। सबसे पहले जो हम काम करते होते हैं वो हम टाइटल देते होते हैं कोई भी कंपनी का नाम जो हमें बुक में क्वेश्चन में रिक्वायर्ड होता है। तो अगर हम क्वेश्चन पढ़ें तो द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू द फैनिंग्स इलेक्ट्रॉनिक्स ऑन द December 31, 2000। तो फैनिंग्स इलेक्ट्रॉनिक्स ये क्या होगा, कंपनी का नेम हो गया। द कंपनी विच यूजेस द कैलेंडर ईयर एज इट्स द एनुअल रिपोर्टिंग पीरियड इनिशियली रिकॉर्ड प्रीपेड एंड अनअर्नड आइटम्स इन द बैलेंस शीट अकाउंट। वो हमें कुछ रिकॉर्ड्स दे रहा है प्रीपेड और अनअर्नड आइटम्स के बैलेंस शीट के लिए। तो हमने इनका क्या करना है, हमने अपनी एडजस्टिंग एंट्रीज़ पास करनी है इसमें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम क्या करते होते हैं, हमने ये फैनिंग्स इलेक्ट्रॉनिक्स अपनी जो कंपनी का नाम हम वो पहले सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम ये लिखते हैं। उसके बाद जो सेकंड काम होता है, जो हमने चीज़ फाइंड करनी होती है, हमने क्या फाइंड करनी है, एडजस्टिंग जनरल एंट्रीज़ या जनरल एंट्रीज़, इन दोनों में से एक नाम लिखेंगे। उसके बाद हम अपनी जो डेट दी होती है वो लिखते होते हैं। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं अपना रिक्वायरमेंट नंबर ए जो हमारी है। उन्होंने कहा हुआ है द कंपनीज वीकली पे रोल इज़ 8750 पेड ईच फ्राइडे फॉर 5-day वर्क वीक। क्या कह रहे हैं वो, कंपनीज वीकली पे रोल, जो कंपनी का वीकली जो पे करती है ईच फ्राइडे पे, जो हमारे काम करने वाले हैं, जो भी हमारे वर्क्समैन है, वो 5 दिन काम करते हैं और उनको हर फ्राइडे जो है वो 8750 रुपीज़ जो है हमारे डॉलर जो है उनको ईच फ्राइडे वो कंपनी जो है वो वीकली पे करती है। तो इसमें कहा हुआ है अज्यूम द December 31, 2008 falls on a Monday, बट द एम्प्लॉयज़ विल नॉट बी पेड देयर वेजेस अंटिल द फ्राइडे। वो कहते हैं कि December 31, 2008 आ चुका है, लेकिन अभी तक जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको फ्राइडे भी आ चुका है, लेकिन वो क्या कहते हैं कि भाई उन्हें अभी तक अपनी जो वेजेस है वो पे नहीं हुई। ठीक है, तो हमने इसकी क्या करनी है, एडजस्टिंग एंट्री पास करनी है। फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि इसमें डेट्स देखते हैं हम। एक डेट दी हुई है December 31, 2008 और दूसरी डेट दी हुई है January 4, 2009। देखें तो December 31, 2008 दी हुई है और January 4, 2009 दी हुई है। 2008 दी हुई है और 2009 दी हुई है, तो जब इन दोनों के ईयर्स में फ़र्क आ जाता है तो हम ये ईयर्स को नहीं देखते। अब हम दूसरी हमारे पास जो चीज़ आ जाती है वो आ जाती है 5-day वर्क वीक। तो उनको मतलब 5 दिन में वो अपनी जो उनको सैलरी है वो मिलती है, वेजेस जो है उनको अपनी मंडे से लेकर फ्राइडे तक 5 डेज़ में उनको 5 डेज़ की उनको जो सैलरी मिलती है वो 8750 है। तो इसी तरह अगर अब हमने एडजस्टिंग एंट्री पास करनी है तो 8750 को क्या कर देंगे,
1/5 कर देंगे, क्योंकि हम इसको 1/5 क्यों करेंगे, क्योंकि हमने 5 दिन की निकालनी है। तो 5 दिन की निकालनी है तो हम क्या कर देंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे इसको। तो जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा 1750 आ जाएगा। डेबिट में भी वही आ जाएगा, क्रेडिट में भी वही आ जाएगा। अब हम अगला जो हमारी ट्रांजैक्शन बी है वो हम रीड करते हैं। 18 months earlier on the July 1, 2007 the company purchased equipment that cost 18 months earlier जो था, उन्होंने क्या किया था, कंपनी ने परचेज़ किए थे इक्विपमेंट जो के कॉस्ट थी उनकी 20,000। इट्स यूज़फुल लाइफ इज़ प्रिडिक्टेड टू बी 5 years। अब वो क्या कहते हैं कि उनकी जो यूज़फुल लाइफ है वो कितनी है, 5 years है। एट विच टाइम द इक्विपमेंट इज़ एक्सपेक्टेड टू बी वर्थलेस, ज़ीरो सर्विस वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, 20,000 हमें क्या दी हुई है, कॉस्ट दी हुई है, और जो प्रिडिक्टेड जो लाइफ है उसकी वो क्या है, 5 year है। तो हम इसको क्या कर देंगे, 20,000 को जो 5 years है उसे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो उसकी क्या आ जाएगी, एक्सपेक्टेड जो भी वैल्यू है उसकी वो आ जाएगी। तो हमारे पास कितनी आई, 4,000 आ गई। अब हम सी रिक्वायरमेंट जाते हैं। सी रिक्वायरमेंट में कहा हुआ है, ऑन October 1, 2008 द कंपनी एग्रीड टू वर्क ऑन अ न्यू हाउसिंग डेवलपमेंट। उन्होंने क्या कहा हुआ है कि जो October 1, 2008 पे कंपनी ने एग्री किया है वर्क ऑन अ न्यू हाउसिंग डेवलपमेंट। उन्होंने हाउसिंग डेवलपमेंट के लिए एक न्यू वर्क एग्री किया है। द कंपनी इज़ पेड 120,000 on October 1 in advance of the future installation of the similar alarm system in the 24 new homes। अब वो क्या कहते हैं कि कंपनी ने पे किया है 120,000 एडवांस में, ठीक है, October 1 को, ऑफ द फ्यूचर इंस्टॉलेशन मतलब एडवांस में वही पे किया 24 न्यू होम्स के लिए। तो वो क्या कहते हैं कि द अमाउंट वाज क्रेडिटेड टू द अनअर्न्ड सर्विस रेवेन्यू बिटवीन द October 1 एंड December 30 वर्क ऑन 20 होम्स वाज कंप्लीटेड। 20 होम्स, जो 24 होम्स थे, उन्होंने 20 होम्स का क्या कर दिया, वर्क कंप्लीट कर दिया। बाकी कितने बचे, 4 होम्स। तो अब हम देखते हैं इसको, हमने निकालना कितने का है। अब 24 टोटल होम्स थे, 20 होम्स का उन्होंने क्या कर दिया, वर्क कंप्लीट कर दिया। तो 120,000 हमारे पास क्या थी, उन्होंने पे किया था एडवांस में। तो इसको 120,000 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 20 बाय, क्योंकि 20 टोटल होम्स, 20 का उन्होंने वर्क कंप्लीट कर दिया था इसलिए इसको ऊपर रखेंगे। और जो 24 टोटल होम्स थे, जो भी टोटल होता है वो हमेशा नीचे आता होता है, तो इसको हम नीचे रखेंगे, उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 100,000 हमारे पास क्या आ जाएगी, अनअर्न्ड सर्विस रेवेन्यू, या सर्विस रेवेन्यू आ जाएगी। अच्छा, ये जो हमारे पास ट्रांजैक्शन ए थी, इसमें हमने किसकी बात की थी, सैलरी की बात की थी। तो इसमें जो हमारी एडजस्टिंग एंट्री आएगी वो सैलरी की आएगी, सैलरी एक्सपेंस और सैलरी पेएबल की आएगी। अच्छा, जो ट्रांजैक्शन बी की बात करें अगर, उसमें क्या आएगी, उसमें हमें कॉस्ट भी दी हुई थी, इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन भी दी हुई थी, ईयर्स भी दिए हुए थे। तो हम क्या कहेंगे, इसमें सिंपल एंट्री हमारी जो होगी वो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की होगी। और इसमें ये देखें ज़रा, इन्होंने ख़ुद कहा हुआ है कि अनअर्न्ड सर्विस रेवेन्यू अकाउंट है, तो अनअर्न्ड सर्विस रेवेन्यू हमारे पास डेबिट होगा और सर्विस रेवेन्यू क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। होप सो ये आपको समझ आ गए होंगी। उसके बाद हम अगली जो हमारी एंट्री है उसमें क्या कहते हैं, ऑन September 1, 2008 द कंपनी परचेज्ड अ 12-month इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर द 1800। द ट्रांजेक्शन वाज रिकॉर्डेड विद इन 1800 डेबिट टू प्रीपेड इंश्योरेंस। अब वो इंश्योरेंस पॉलिसी की बात कर रहे हैं, तो इसमें सिंपली जो हमारी एंट्री होगी इंश्योरेंस एक्सपेंस और प्रीपेड इंश्योरेंस की होगी, क्योंकि वो प्रीपेड इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं। तो प्रीपेड इंश्योरेंस हमारा क्या, क्रेडिट होगा, और इंश्योरेंस एक्सपेंस होगा वो डेबिट होगा। इसको हमने देखना किस तरह है, अब ये देखें ज़रा। अब वो जो इंश्योरेंस पॉलिसी होती है वो 12 मंथ्स की होती है, ठीक। तो सितंबर को वो क्या करते हैं, कंपनी करती है परचेज़, ठीक है। तो सितंबर से लेकर दिसंबर तक देखना है हमने, हमारे कितने मंथ्स बनते हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, 4 मंथ्स हमारे ये बनते हैं। और टोटल मंथ्स हमें दिए हुए हैं 12 मंथ, क्योंकि हमने जो
इंश्योरेंस पॉलिसी निकालनी होती है वो 12 मंथ्स की निकालनी होती है। तो इसको 12 से डिवाइड करेंगे और जो हमारे पास, क्योंकि सितंबर था तो सितंबर से दिसंबर तक देखेंगे कि हमारे कितने ईयर्स, कितने मंथ्स बनते हैं। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो 4 मंथ्स बनते हैं। तो उसको 4/12 करेंगे तो हमारे पास आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 600। अच्छा, उसके बाद हम अब हमारी जो लास्ट हमारी ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन ई ऑन December 29, 2008 द कंपनी completed a 700 service that has not been billed and on recorded as of the December 31, 2008। अब वो क्या कहते हैं, December 29, 2008 है, कंपनी ने कंप्लीट किया है 7,000 सर्विस। अब उन्होंने बिल नहीं दिया। अब वो क्या कहते हैं कि डेट हैज़ नॉट बीन बिल्ड एंड नॉट रिकॉर्डेड। अब उन्होंने रिकॉर्ड नहीं किया ना, तो हम लेकिन उन्होंने क्या किया है कि कंपनी ने कंप्लीट कर दी है। कंपनी ने जब कंप्लीट कर दिया अपना वर्क, तो हमारे लिए जो वो कैश होगा वो क्या होगा, रिसीवेबल होगा कंपनी के लिए। ठीक है, तो क्योंकि अब उन्होंने अपना काम कर दिया है, लेकिन अभी जो भी हमारा कस्टमर था उसने बिल पे नहीं किया। तो हम क्या करेंगे कि जो December 29, 2008 है, दी कंपनी कंप्लीटेड 7,000 सर्विस है। तो इसमें क्या होगा कि उन्होंने अपनी जो कंपनी थी उन्होंने अपनी जो सर्विस थी वो कंप्लीट कर ली है, तो कैश उन्हें क्या होगा, रिसीव होगा। तो इसलिए अभी उन्हें रिसीव नहीं हुआ। देखें ना, आगे लिखा हुआ है कि डेट हैज़ नॉट बीन बिल्ड एंड नॉट रिकॉर्डेड। तो अभी मिला भी नहीं है, बिल भी नहीं हुआ और रिकॉर्ड भी नहीं हुआ। तो हम क्या लिखेंगे, अकाउंट रिसीवेबल लिखेंगे। अकाउंट रिसीवेबल, कैश क्यों नहीं लिखा यहाँ पे, क्योंकि अभी हमें रिसीव नहीं हुआ। जब हमें रिसीव होगा तब हम कैश लिखते हैं, तो अभी हमें रिसीव नहीं हुआ तो अकाउंट रिसीवेबल आएगा यहाँ पे। और दूसरी तरफ क्या है, सर्विस दी हुई है हमने, तो सर्विस रेवेन्यू अर्न आ जाएगा हमारे पास 7,000 दोनों तरफ डेबिट और क्रेडिट में सेम आ जाएगा। होप सो आपको ये डेमोन्स्ट्रेशन प्रॉब्लम समझ आ जाएगी। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम इसकी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो क्विक स्टडीज़ हैं, जो एक्सरसाइजेज़ हैं वो हम देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक कर दें और बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।